Good morning, students. How are you all? Hope everybody is fine. अपने रिवीजन टेस्ट के बाद आगे के सिलेबस के लिए हमने क्लासेस शुरू करनी है और आज अपनी पहली क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को ले रहे हैं, आपकी जो बुक है, ओके। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक डिमांड को हमने शुरू करना है। डिमांड के बारे में बताना चाहूँगा आपको। जैसे नॉर्मल हम सोचते हैं कि हमने बाज़ार में गए और कुछ प्रोडक्ट की डिमांड की, कुछ प्रोडक्ट को मांगा अपने प्रोड्यूसर से, सेलर से। दैट इज़ नॉट डिमांड। डिमांड और डिज़ायर ये दो चीज़ें हैं। फर्स्ट आई डिस्कस डिज़ायर। डिज़ायर इज़ विलिंगनेस टू बाय अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। मेरी इच्छा बनती है कि मुझे एक प्रोडक्ट ख़रीदना है, राइट। मुझे एक सेल फ़ोन की ज़रूरत है, मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है, ओके, एंड आई एम रेडी टू बाय, बट ये सिर्फ मेरी डिज़ायर है। इसके साथ कुछ और बातें होंगी तभी ये डिमांड बनेगी। आइए वो क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। इट इज़ विलिंगनेस प्लस प्राइस प्लस बाइंग पावर प्लस टाइम पीरियड। लेट मी डिफाइन इट। डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट विच अ कंज्यूमर इज एबल, willing, okay, able means he has buying power, willing means he has desire to buy at a perfect price, at a fixed price, at a particular price during a particular time period, okay, means जो प्रोडक्ट है उसको एक कंज्यूमर खरीदने को तैयार है, एक सर्विस को कंज्यूमर लेने को तैयार है, लेकिन उसके पास उसको लेने के लिए बाइंग पावर है, उसके पॉकेट में पैसे हैं, ओके, एंड देन उसके पास एक प्राइस उसके माइंड में है कि मैं ये प्राइस देने को तैयार हूँ, और एक टाइम पीरियड। मैं आपको बताता हूँ, इन द मंथ ऑफ जुलाई आई एम रेडी टू बाय अ सेल फोन, iPhone 10 यू कैन से, एट 50,000 रुपीज़। सो दिस विल बी माई डिमांड, बट आई मस्ट हैव मनी इन माई पॉकेट, ओके। सो बाइंग पावर, अगेन आई टेल यू, बाइंग पावर, price, willingness and the time period, then the demand comes out, okay. So demand के definition को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लेते हैं demand function. Demand function is function relationship between demand and the factors affecting it. Demand and the factors affecting it. देखिए मार्केट में हर प्रोडक्ट की, हर सर्विस की एक परफेक्ट डिमांड होती है और कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, ओके। तो उन फैक्टर्स की और डिमांड की आपस की फंक्शन रिलेशनशिप को हम डिमांड फंक्शन कहते हैं। इसको मैंने इक्वेशन के रूप में लिख दिया है, dx मीन्स डिमांड ऑफ प्रोडक्ट x, फंक्शन रिलेशनशिप, और डिपेंड कर रहा है इनके फैक्टर्स के ऊपर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ओके, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एंड देन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आइए इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं क्या क्या है। तो पहले मैंने बोला प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स। किसी भी प्रोडक्ट सर्विस की प्राइस उसकी डिमांड को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, ओके। लाइक आज एक प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए एक सेल फोन है या एक पेन है या कुछ भी है, उसका प्राइस आज जितना भी है, अगर नेक्स्ट डे वो बढ़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली कुछ कंज्यूमर जिनकी अफोर्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी, जो उसे नहीं खरीद सकते, वो पीछे हट जाएंगे, मतलब उसकी डिमांड कम हो जाएगी। सो प्राइस जब भी बढ़ता है डिमांड को कम कर देता है, और प्राइस जब भी कम होता है रेशनल कंज्यूमर जो है वो चाहते हैं कि हम अपनी डिमांड बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि प्राइस कम होने से उनकी बाइंग पावर बढ़ जाती है, वो डिमांड को बढ़ा लेते हैं, ओके। सो पहला पॉइंट हो गया हमारा प्राइस। सो प्राइस और डिमांड के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप हो गई। प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ती है और प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है, ओके। नाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, RG। नाउ व्हाट आर दीज रिलेटेड गुड्स? रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कनेक्टेड विद द मेन प्रोडक्ट। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं कोक और पेप्सी का। ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स, वो गुड्स जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। आज मेरा मूड कोक पीने का है, लेकिन कोक का प्राइस ज़्यादा है और पेप्सी का कम है, तो मैं पेप्सी की तरफ जा सकता हूँ, ओके। सो दीज आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स। एंड कॉम्प्लीमेंट्री,
द सेकेंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री जो उस प्रोडक्ट में यूज होने वाली हैं, कार के लिए पेट्रोल, बाइक के लिए पेट्रोल, ये जो पेट्रोल है ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, सो इनकी रिलेशनशिप को भी समझना पड़ेगा कि मान लीजिए एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, लाइक जैसे मैंने कोक और पेप्सी की बात की, कोक का प्राइस कम होते ही उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, यानी जो मेन प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी। ओके, और कोक का प्राइस बढ़ गया तो कोक वाले कस्टमर पेप्सी में चले जाएंगे, तो पेप्सी की डिमांड को बढ़ा देंगे। दूसरी बात आती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे पेट्रोल है, आज पेट्रोल का प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो उससे क्या होगा, कार की डिमांड पे जो फर्क पड़ रहा है वो देखा जाएगा कि पेट्रोल महंगा हो रहा है तो कार की डिमांड कम हो रही है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो कार की डिमांड बढ़ रही है। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो इनके प्राइसेस का भी हमारे मेन गुड्स के डिमांड पे असर पड़ता है। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखिए आज फैशन का एज है, इसमें टेस्ट और फैशन यानी कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस, कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट वो मान रहा है कि वो लेटेस्ट है, कौन सा आउटडेटेड है। तो जो भी लेटेस्ट प्रोडक्ट चल रहा है, जिसका फैशन है, जिसका प्रेफरेंस है कंज्यूमर के माइंड में, उसकी डिमांड अप जाती जाएगी, और जो प्रोडक्ट आउटडेटेड हो चुका है उसकी डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी। देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। देखिए हमारे माइंड में जब भी हम कोई महंगी चीज़ लेने जाते हैं, कोई कॉस्टली प्रोडक्ट लेने वाले, जैसे गोल्ड लेना हमने, राइट, हमने कुछ भी ऐसा महंगी चीज़ लेनी है, मान लीजिए एक स्मार्ट टीवी ही लेना है, तो अगर हमें एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट मंथ सॉरी उसकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो हम आज उसकी डिमांड को उसका प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है, तो आज हम उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। और अगर हमें फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेशन है कि उसका प्राइस कम होने वाला है, तो हम आज उसकी डिमांड कम करके बाद में यानी उसकी बाइंग को, उसकी डिमांड को हम ट्रांसफर कर लेंगे, आगे शिफ्ट कर लेंगे। सॉरी। नेक्स्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। इनकम ऑफ कंज्यूमर भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालता है हमारी डिमांड के ऊपर, राइट। जैसे इनकम एक पर्सन की बढ़ती है तो उसकी बाइंग पावर बढ़ती है, और इनकम का और उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है डिमांड का। इनकम के बढ़ने पर बाइंग पावर बढ़ी तो डिमांड बढ़ेगी, और इनकम मान लीजिए कम हो रही है, मंदी आ रही है, तो फिर हमारी डिमांड जो है कम शुरू हो जाएगी। लेकिन ये भी दो गुड्स पे डिपेंड करता है। हमारा जो है इंफीरियर गुड्स है और जनरल गुड्स है। इंफीरियर गुड्स मतलब थोड़े से लोकल प्रोडक्ट्स, थोड़े से हल्की क्वालिटी का प्रोडक्ट्स। जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है, हम इंफीरियर गुड्स को छोड़कर मेन प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, नॉर्मल प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, नॉर्मल गुड्स लेते हैं। और मान लीजिए इनकम बढ़ रही है तो जो हमारे नॉर्मल प्रोडक्ट की डिमांड है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, और इंफीरियर प्रोडक्ट की डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमने समझा वो फैक्टर्स जो हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, नाउ कम्स लॉ ऑफ डिमांड। देखिए कोई भी लॉ है वो कुछ बातों को लेके चलते हैं और कुछ चीज़ों को वो फिक्स मान लेते हैं, और उसके बाद थ्योरीज बनती हैं। लॉ ऑफ डिमांड के लिए एक पॉइंट आ रहा है सिट्रस पैरिबस। सॉरी, सिट्रस पैरिबस मीन्स अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। सिट्रस पैरिबस बताता है कि सिर्फ प्राइस और डिमांड को हम यहाँ देखेंगे, बाकी सब सेम है, बाकी हम कोई चेंज नहीं कर रहे। तो क्या होता है सिट्रस पैरिबस, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस इज द इंजन, डिमांड इज द मेन पॉइंट। ओके, मींस प्राइस इसको ड्राइव करेगा डिमांड को। प्राइस के बढ़ने पर व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स एंड वाइस वर्सा। मींस प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। ओके, सो ये रिलेशनशिप है, लेकिन इसमें मेन ध्यान रखना है आपको सिट्रस पैरिबस मींस अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। इसको मैं ऐसे समझाता हूं यहां पर एक शेड्यूल के जरिए कि प्राइस बढ़ रहा है 246, डिमांड कम होती जा रही है 642। ओके, और इसको अगर जब भी हम उसके अपने डायग्राम में लेंगे तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है हमारा डायग्राम। दिस इज डिमांड कर्व। ओके, जो क्लियरली शो कर रहा है कि जैसे जैसे प्राइस हमारा बढ़ता है डिमांड कम होती जाती है, और जैसे जैसे हमारा प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ती जाती है। ओके, क्लियर है? जैसे हमारा ये प्राइस कम हुआ, ये डिमांड हमारी जो है प्राइस बढ़ा, डिमांड आपकी कम हो गई, ये प्राइस अप जा रहा है। और उसके बाद ये जब हम इसे ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा इस तरह से, है ना।
प्राइस कम होता गया, डिमांड बढ़ती गई। अब एक और मेन पॉइंट ले रहे हैं, एजम्पशंस। जो मैंने सिट्रस पेरिबस कहा था, इसको जरा खोल के समझाते हैं। एजम्पशंस ऑफ लॉ, कि इस लॉ के लिए हमने क्या एज्यूम कर लिया है, कुछ चीजें हमने पक्का मान ली है कि वो चेंज नहीं होंगी। क्या है? फैक्टर्स अदर देन प्राइस रिमेन द सेम। अब जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे, प्राइस ये तो चेंज होगा, ये जो प्राइस ऑफ रेटेड गुड्स है ये चेंज नहीं होगा, टेस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं होगा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं होंगी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। तभी और केवल तभी जो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। इसके अंदर हम मान के चल रहे हैं देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मींस इनकम की जो कंज्यूमर की इनकम पहले थी वही सेम है। उसके बाद देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कोई फैशन चेंज नहीं हुआ, कोई टेस्ट चेंज नहीं हुआ, कोई प्रेफरेंस चेंज नहीं हुआ। देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ द रेटेड गुड्स, ना ही कॉम्प्लीमेंट्री और ना ही सब्स्टिट्यूट, किसी भी गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। एंड द लास्ट वन इज नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, हमें नहीं लगता कि अगले महीने कोई चेंज होने वाला प्राइस में, ना वो कम होने वाला है ना बढ़ने वाला है। तो जब सारी चीजें कॉमन रहेंगी देन हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। आइए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, हमने जो आज सीखा है, क्या डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट विच अ कंज्यूमर इज एबल, means he has buying power, able and willing to buy at a particular price during a particular time period. Then we have studied demand function. Demand function is functional relationship between demand and the factors affecting it, and the factors are these. Then we have studied law of demand. Ceteris paribus, there is inverse relationship between price and demand of a product. When price rises, demand falls. When price falls, demand rises. Okay, we have shown it by the way of schedule and demand curve. Then we have studied assumptions of law, means factors other than price remain the same. No change in income of the consumer, no change in taste and preference, no change in prices and of related goods. Okay, and there is no change in future expectations. Okay, इसको ध्यान से समझ लेंगे, इसमें कोई भी क्वेरी होगी मुझसे पूछ लेंगे. Okay, thank you.